friends, as we have been discussing the literature part, and in that literature part we have been discussing about the famous writer, the milestone writer, the legend writer विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के राइटर में जो ड्रामेटिक डिवाइसेस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और मैं पैरेलल भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करती रहती हूँ, और मेरा मेन फोकस किस पे होता है, थीम्स पर होता है। तो ये थीम्स हमें ज़्यादा फोकस में रखने हैं एज कंपेयर टू द ओरिजिनल स्टोरी। आज जो हम ट्रेजेडी देखने वाले हैं वो ट्रेजेडी भी इससे ही रिलेटेड है, तो मैं स्टोरी पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करूंगी, मैं फोकस करूंगी इसके थीम्स पर, मैं फोकस करूंगी इसके ड्रामेटिक डिवाइसेस पर, और उसके बाद फिर हम चलेंगे इसकी कोटेशंस पर। और विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप हुए हैं वो किससे पुटअप हुए हैं, वो आपके पुटअप हुए हैं कोटेशंस से। ये हर क्लास में मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा है। तो दे हैव ऑलवेज बीन आस्किंग व्हाट अबाउट द कोटेशंस, एंड दे आर आस्किंग दैट दिस कोटेशन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द ड्रामा। तो ये नाम आपको याद रखना है और कोटेशन की लाइन याद रखनी है। तो ये आपका लर्निंग वाला पार्ट हुआ, इसमें समझाने का जितना भी पार्ट था वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जो लर्निंग का पार्ट है वो आपको करना होगा। तो विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, और अभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ड्रामेटिक डिवाइसेस और थीम्स और मोटिव्स और प्लॉट और समरी और ये सब क्या होता है, ये सब हमने जान लिया है। अगर आपको नहीं इसमें समझ में आया है तो आप फिर से जो वीडियोस आपने ऑलरेडी आप देख चुके हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करें, और रिवाइज करने पर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमारा पूरा का पूरा जो लर्निंग पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द कोटेशंस, द नेम ऑफ द ड्रामास, और आपको क्या करना है, डेली आपके एग्जाम तक 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को लेनी है, यानी कि 2 बार रिवीजन सुबह हो जाना चाहिए और 2 बार शाम को हो जाना चाहिए। देखिए ग्रामर के लिए हम कोई रूल्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लर्निंग पार्ट है वो है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वाई इट इज अ लर्निंग पार्ट एंड इन दैट ऑल्सो वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट्स, इट्स नथिंग लाइक दैट। तो जो भी लर्निंग पार्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी कि आपको क्या याद करना है, और वो कोटेशंस याद करने की जिम्मेदारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेजेडी वाला सेक्शन, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया किंग लियर। इसकी कहानी क्या है, तो उस कहानी में जो कैरेक्टर्स हैं वो बेसिक कैरेक्टर्स हैं आपके किंग लियर और उसकी 3 पुत्रियां, 3 डॉटर्स, दैट इज गोनेरिल, रेगन और कॉर्डेलिया। ये जो 3 डॉटर हैं इनको बुलाया जाता है किंग लियर के सामने, और किंग लियर ये पूछता है कि ये तीनों लड़कियां जो हैं, जो तीनों मेरी बेटियां हैं, ऑल ऑफ द 3 डॉटर्स, ये तीनों बेटियां मुझसे कितना प्यार करती हैं, एंड द डिविजन ऑफ द प्रॉपर्टी, द डिविजन विल बी बेस्ड ऑन व्हाट, it will be based on the principle that how much love and affection is shown towards the king। तो यहाँ पर ये पैरामीटर रखा जाता है कि जितना ज़्यादा उस राजा की तारीफ की जाएगी उस बेटी को प्रॉपर्टी का शेयर उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो पहली 2 बेटियाँ हैं, दैट इज़ गोनेरिल एंड रेगन, ये बहुत ज़्यादा तारीफ करती हैं, मतलब कसीदे पढ़ देती हैं किंग लियर की तारीफ में कि बस आपसे, आप तो शहनशाह हैं, आप परम भट्टारक हैं, आप महाराज धीराज हैं, आप जगत शिरोमणि हैं, एंड यू आर एवरीथिंग टू अस। तो इस तरह से जब ये तारीफों के पुल बांधती हैं तो किंग लियर को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसकी जो तीसरी बेटी है कॉर्डेलिया, जो यंगेस्ट डॉटर है, वो इस चीज़ से सहमत नहीं होती, एंड वो कहती है कि मैं क्या कह सकती हूँ, अपनी बेटी, अपने पुत्र या अपने जो बच्चे हैं वो माँ बाप को कितना प्यार करते हैं, डू दे रिक्वायर वर्ड्स फॉर इट, सो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर माई स्पीच। मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है ये बताने के लिए कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, आई एम कंप्लीटली स्पीचलेस। तो यहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हुआ, दैट इज रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर की अपेक्षा नहीं की जाती। वी डोंट रिक्वायर एनी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज ऑलरेडी इम्प्लाइड एंड अंडरस्टूड, उसको हम कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस। तो यहाँ पर रिटोरिकल क्वेश्चन क्या हुआ कि कॉर्डेलिया पूछ रही है कि क्या ज़रूरत है
आवश्यकता है ये बताने की कि मैं अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करती हूँ, या पेरेंट्स को आवश्यकता है क्या? कभी कोई पेरेंट्स अगर चीख चीख के कहेगा कि मैं अपने बच्चों को कितना प्यार करता हूँ, तभी वो उससे प्यार करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो यहाँ पर इट डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ वर्ड्स, सो आई डोंट हैव वर्ड्स, आई एम कंप्लीटली स्पीचलेस। तो यहाँ पर किंग लियर का जवाब होता है कि नथिंग विल बी नथिंग। तो यहाँ पर जब तुम मेरे लिए कुछ नहीं कह रही हो तो तुम्हें प्रॉपर्टी में से शेयर भी कुछ नहीं मिलेगा। और इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा डिस्पेयर फील होता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो क्या करे, जो सच्चाई है वो है। और उसके बाद में उसको एक फ्रांस का राजा होता है, वो अपने साथ ले जाता है कॉर्डेलिया को। और जैसे ही प्रॉपर्टी इन दोनों बहनों के बीच में शेयर होता है और उसके बाद में जो उनका व्यवहार है वो किंग लियर के प्रति, अपने पिता के प्रति चेंज हो जाता है। और चेंज होने के बाद फिर उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है किंग लियर को, और फिर वो अपने राज्य से बाहर चला जाता है, वो पागल हो जाता है और उसे एहसास होता है किस बात का, कि मेरी जो सबसे छोटी बेटी थी कॉर्डेलिया, वो वाकई सच कहती थी। क्या सच कहती थी? कि यहाँ पर कोई वर्ड्स नहीं होते प्रॉपर्टी के शेयर को डिवाइड करने के लिए, या अपने प्यार को बताने के लिए, अपने माता पिता के प्रति कितना प्यार है बताने के लिए। द इमोशंस आर रिक्वायर्ड, नॉट द वर्ड्स। तो यहाँ पर इस तरह से जो किंग लियर है उसको रियलाइजेशन होता है, एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। और इसी एहसास में वो बावला होकर इधर उधर घूमता रहता है और अल्टीमेटली फिर वो पागल हो जाता है। और पागल होते वक्त भी वो अपनी बेटी कॉर्डेलिया को याद कर रहा है, जो कि फ्रांस के राजा के साथ में अब रह रही है। लेकिन जब उसे पता चलता है तो वो अपने पिता की रक्षा के लिए, उसे बचाने के लिए इन दोनों बहनों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देती है। और जैसे ही युद्ध की घोषणा करती है तो वहाँ पर दरबार में एक गॉल्स्टन नाम का भी एक व्यक्ति होता है, उसके भी 2 बेटे होते हैं, एडमंड और एडगर। और ये जो एडगर है ये लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बच्चे होते हैं, जायद और नाजायज बच्चा होता है। तो यहाँ पर एडमंड और एडगर जो है उसमें से एडगर को भी देश निकाला दे दिया जाता है। वो बहुत एक बैगर बन जाता है, एक भिखारी बन जाता है, और भिखारी भी ऐसा भिखारी जो कि इनसेन है, जो कि पागल है, और उसकी दशा जो है वो बहुत ही रेचेड कंडीशन में है। इस तरह से वो भी घूमता रहता है। किंग लियर भी बंजारों जैसे घूम रहा है, और यहाँ पर दरबार में एडमंड है। तो यहाँ पर एडमंड जो है वो सामना करता है कॉर्डेलिया का, और कॉर्डेलिया के लिए और किंग लियर के लिए घोषणा कर देता है कि इन दोनों को मृत्युदंड दे दिया जाएगा, फांसी की सजा दे दी जाएगी, या फिर इनको पॉइजन दे दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ डिसाइड होता है एडमंड के द्वारा। और लास्ट में जो है ये जो रेगन और गोनेरिल है, रेगन और गोनेरिल का भी जो विवाद होता है, रेगन एंड गोनेरिल, इन दोनों का जो राइवलरी होती है, जो एनवी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसकी? रेगन की और गोनेरिल की। तो यहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे को क्या दे देती हैं, यहाँ पर ये एक दूसरे को डिसेप्शन की मदद से पॉइजन दे देती है। और पॉइजन देने के बाद गोनेरिल जो है वो खुद भी यही पॉइजन खा लेती है और मर जाती है। और कॉर्डेलिया जो है उसके लिए जो ऐलान किया गया एडमंड के द्वारा कि कॉर्डेलिया को इस युद्ध में जो है वो पॉइजन दे दिया जाए, मृत्युदंड दे दिया जाए, तो वो मृत्युदंड भी दे दिया जाता है। और इस मृत्युदंड से जो है किंग लियर वो बहुत ज़्यादा और पागलों की अवस्था में है, और कॉर्डेलिया की डेड बॉडी को अपने हाथ में लेकर और फिर वो एक सोलिलिकी बताता है, और उस सोलिलिकी में यही बताता है द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी थीम्स क्या हुए। इसके थीम्स बार बार घूम फिर के एक ही चीज आ रही है, ब्लाइंडनेस आ रहा है। तो यहाँ पर ब्लाइंड क्या है? द किंग लियर इज कंप्लीटली ब्लाइंड टू दी टर्म्स, टू दी टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। उसे दिखाई नहीं दे रहा, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ऐसी कोई पट्टी नहीं है, दिस इज जस्ट द मेटाफोरिकल डिवाइस। तो ये मेटाफर यूज किया गया है कि किंग लियर इज कंप्लीटली ब्लाइंड, और जब वो पागल हो जाता है तब वो अंधा भी हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी ये जो अंधापन है, ये अंधापन आंखों का नहीं है, ये अंधापन इसके साइकोलॉजिकल सेटअप का है। तो इस तरह से समाज की बुराइयों को वापस बताया गया है कि हम कितने ज़्यादा ब्लाइंड हो जाते हैं टूवर्ड्स द मिसडीड्स ऑफ द सोसाइटी। हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता है, और कितनी बार हमारे गलत डिसीजन, न सिर्फ समाज पर बुरा असर होता है उनका, उन गलत डिसीजंस का हमारी लाइफ पर भी बहुत असर पड़ता है, और हमारी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। तो इस तरह से इसके जो थीम्स हैं, दैट इज़ पॉइजन, जो कि हम
पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हैमलेट वाले ट्रेजेडी में। तो पॉइजन इसका भी थीम है, इसका भी थीम ब्लाइंडनेस है, इसका भी थीम है नेचुरल ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर जगह जो थीम्स हैं उस पर हमें फोकस करना है। और थीम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसने, किंग लियर ने, जो नेचुरल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी था, क्या नेचुरल ऑर्डर था कि यहाँ पर हमेशा उत्तराधिकारी की घोषणा, उत्तराधिकार का जो पद है वो प्राप्त किया जाता है, राजा का पद जो प्राप्त किया जाता है उसके मरने के बाद। लेकिन किंग लियर ने क्या किया, अपने जिंदा रहते हुए ही अपनी प्रॉपर्टी का जो डिवीजन है वो अपने बच्चों में करना चाहा, विच इज कंप्लीटली अननेचुरल मैनर। यहाँ पर इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना कि मुगलों में एक परंपरा थी कि जब मुगल राजा जीवित है उसी दौरान वो अपनी कब्र खुदवा लेते थे। तो यहाँ पर आप क्या बताना चाह रहे हैं? यू सिंपली मीन टू से दैट आई एम हैविंग नो सिग्निफिकेंट एट ऑल, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मेरा सोसाइटी में और मैं तो अपनी खुद की कब्र खोदना, मुहावरा भी है। तो यहाँ पर ये मुगल शासक किया करते थे। इसी तरह से किंग लियर ने भी खुद की कब्र खोद दी। कैसे? कौन सी एक्टिविटी से, कौन से डिसीजन से, कौन से जजमेंट से? सो दैट वाज रिलेटेड टू द डिवीजन ऑफ द पावर। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ उसने काम किया था, इसलिए उसको भुगतना ही था। फिर कैथारसिस, कैथारसिस किसके लिए आता है? द स्ट्रॉन्ग इमोशंस रेज्ड इन द ऑडियंस एज वेल एज द कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर सभी को बुरा लग रहा है बिकॉज दिस इज अ ट्रेजेडी, और इस ट्रेजेडी में दर्शक जो हैं, जो ऑडियंस हैं, उनको भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो हैं वो प्रोवोक हो रहे हैं, और कैरेक्टर्स में भी किंग लियर स्ट्रॉन्ग इमोशंस बता रहा है कि हे भगवान, मैंने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, ये क्या कर लिया। सो दैट इज कैथारसिस। फिर आपको पता चलेगा रिमोर्स। रिमोर्स इज ऑल्सो द की पॉइंट ऑफ किंग लियर। इसमें रिमोर्स में क्या होता है? पछतावा। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि होती है, बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। तो ये पछतावा किसको हुआ था? किंग लियर को हुआ था। तो ये बात भी आपको की पॉइंट्स में याद रखनी है। नेक्स्ट आप देखें, ब्लर्स द लाइन बिटवीन गुड एंड ईवल। अब कॉर्डिलिया बहुत अच्छी होती है, फिर भी वो लास्ट में मर जाती है। किंग लियर जो है वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो अपने डिसीजन की वजह से, वो हेमर्शिया की वजह से, वो ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से, वो अपने ब्लाइंडनेस की वजह से, द ब्लाइंड नॉट फ्रॉम द आईज बट फ्रॉम द माइंड, तो ये ब्लाइंडनेस जो है वो अंतिम रूप से उसके भी डेथ का कारण बनती है। तो देयर इज अ थिन लाइन, देयर इज अ वेरी हेयर लाइन डिफरेंस बिटवीन गुड एंड इवल एक्टिविटीज। तो ये सारे की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और इसके थीम्स क्या याद रखने हैं वो भी हम पॉइंट्स के थ्रू समझ लेते हैं। और इसको मैं आपको पूरा सा आप स्क्रीनशॉट भी ले पाएँ, ऐसा मैं लिखूंगी कि जिससे आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। तो ये स्क्रीनशॉट कैसे होंगे और आपको ये की पॉइंट्स कैसे याद रखने हैं वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके साथ ही हमें और क्या की पॉइंट्स देखने हैं वो आप देख लीजिए कि की पॉइंट्स में हमें ध्यान होना चाहिए कि किंग लियर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है मैडनेस। Madness is the symbolically we mean to say madness means what? Both disorder as well as the hidden wisdom. जब भी हम कहते हैं ना कि किसी भी उपलब्धि के लिए पागलपन होना बहुत ज़रूरी है, जब तक पागलपन नहीं होगा तब तक वो चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती या इतिहास नहीं रचा जा सकता। या फिर ये भी कहते हैं कि जो पागल होते हैं वो इतिहास रचते हैं और जो नॉर्मल साधारण इंसान होते हैं वो इतिहास पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैडनेस जरूरी है, और ये मैडनेस किसके लिए जरूरी है? बोथ मैडनेस इंडिकेट्स बोथ व्हाट? डिसऑर्डर एंड हिडन विजडम। यहाँ पर मैडनेस, पागलपन, आपकी दिमाग के असंतुलन को, मेंटल इम्बैलेंस को भी बताता है, और साथ साथ में क्या बताता है? हिडन विजडम को भी बताता है। सो द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड ओवर हियर इज What? It's a kind of oxymoron कि ये विजडम को भी बता रहा है, यानी कि ज्ञान को भी बता रहा है, और पागलपन को भी बता रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जो इससे पहले जो ट्रेजेडी वाली जो ड्रामा किया था दैट वाज हेमलेट, उस हेमलेट में भी हेमलेट जो है वो पागल होने का नाटक करता है। फिर आपने देखा था मैकबेथ। मैकबेथ में भी हमने क्या सीखा था कि जो लेडी मैकबेथ है और जो मैकबेथ है ये दोनों साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है इनको, ये इनसैनिटी जैसा बिहेव करने लगते हैं, यानी कि पागलों जैसा बिहेव करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं? ये बताती हैं दैट मैडनेस इज रिलेटेड टू बोथ व्हाट? डिसऑर्डर एज वेल एज मेंटल विजडम और द हिडन विजडम। हम कहते हैं ना कि जो बिखरता है वही निखरता है। तो यहाँ पर इतनी अच्छी सलिलकी जो मैकबेथ द्वारा कही गई, जो किंग लियर द्वारा कही गई,
और जो हेमलेट द्वारा कही गई ये सारी soliloquies किसको बता रही हैं? जब वो अपना साइकोलॉजिकल बैलेंस खो चुके होते हैं तभी वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं दैट लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। तो इस तरह से जो soliloquies आपके सामने आती हैं वो ये बताती हैं कि जब भी हम बिखर जाते हैं तभी हम निखरते हैं। तो यहाँ पर मैडनेस वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है डिस्टॉर्टेड लेंस, यानी कि आंखों में जो लेंस लगे हुए हैं, आंखों में जो हमारे जो लेंस हैं उसका काम क्या है? सही सही इमेज हमारे मस्तिष्क पटल पर बनाना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो लेंस आंखों में है ये कैसे हो चुके हैं? डिस्टॉर्टेड, यानी कि खराब हो चुके हैं। अब यहाँ माइंड पर इमेज जो है वो सही नहीं बन रही है और इमेज सही नहीं बनने की वजह से हमें वो दिखाई नहीं दे रही है चीज़ें जो हमें देखनी चाहिए। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है विजन की। यहाँ पर इनका जो विजन है वो विजन दो तरह से लिया जा रहा है। तो फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड ओवर हियर इज पन। पन यानी कि एक ही शब्द के दो मीनिंग समझना। तो यहाँ पर एक तो विजन का मतलब हो गया आपका क्या? आई से रिलेटेड, और दूसरा विजन हो गया आपके फ्यूचर डिसीजन से रिलेटेड। तो फ्यूचर में जो आपको डिसीजन लेने हैं उसका विजन आपके पास नहीं है, क्योंकि आपका जो खुद का विजन है, जो आई है, उसके जो लेंस हैं वो खराब हो चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो यूज किया गया है वो यूज किया गया है विजन, राइट। नेक्स्ट आपको देखना है कोर्ट जेस्टर, हेल्प द किंग टू थिंक रेशनली। तो यहाँ पर ये जो कोर्ट जेस्टर है, जिसको हम हिंदी में विदूषक कहते हैं, जो पूरे के पूरे नाटक में हंसाने का काम करता है और हंसाने के साथ साथ वो जिंदगी का फलसफा भी हमें बताता है, वो जिंदगी की सच्चाई भी हमें बताता है। और उसको ये स्पेशल प्रिविलेज होता है कि वो राज दरबार में कुछ भी कह सकता है, चाहे वो राजा से संबंधित हो, चाहे लाइफ से संबंधित हो, चाहे डेथ से संबंधित हो। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट कहा जा सकता है उसके द्वारा कोर्ट में जो कि और व्यक्ति दूसरे नहीं बोल सकते। दे डोंट हैव दैट प्रिविलेज टू प्रोवाइड सच कमेंट्स, बट all the comments can be provided by court jester, क्योंकि इसको क्या माना जाता है? पागल माना जाता है, हंसाने वाला माना जाता है। तो ये हंसते हंसते हमें कई ऐसी बातें बता देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें हमें कैसे याद रखनी है? थ्रू कोटेशन। तो यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है दैट कोर्ट जेस्टर इज अ सिंबॉलिज्म ऑफ नेचुरल फिनोमिना। यहाँ पर ये सिंबॉलिक है, प्रतीक है किसका? ऑफ नेचुरल फिनोमिना। जो भी नेचुरल जो घटनाएं होती हैं, जो वास्तविक घटनाएं होती हैं, उसके बारे में परिचय, उसके बारे में इंट्रोडक्शन हमें कौन देगा? कोर्ट जेस्टर देगा। जैसा कि हमने एज यू लाइक इट में भी देखा था, जो टच टोन है वो कोर्ट जेस्टर है। वो लोगों को हंसाता भी है, सारी चीज़ें बताता भी है और ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में भी वाकिफ कराता है। तो यहाँ पर वाकिफ के लिए, जानकारी के लिए मैंने इंग्लिश का कौन सा वर्ड यूज़ किया था जिसमें मैंने आपको प्रेपोजिशन भी बताया था? दैट इज कॉल्ड एक्वेंटेड विथ। एक्वेंटेड मतलब जानकारी होना, वाकिफ कराना, और एक्वेंटेड के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है? विथ। तो यहाँ पर ये प्रतीक है किसका? वास्तविक घटनाओं को बताने के लिए एक आधार स्तंभ है, एंड दैट पिलर इज कॉल्ड कोर्ट जेस्टर, बिकॉज कोर्ट जेस्टर डू हैव सम प्रिविलेजेस टू प्रोवाइड एनी ऑफ द कमेंट्स इन द कोर्ट। यहाँ पर लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर ये जो राजा है किंग लियर और जो ग्लॉस्टर है वो दोनों क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं। तो अंधापन मतलब क्या? इट्स टू लेट टू प्रिवेंट फ्रॉम सफरिंग, यानी कि अब काम जो डिसीजन है वो लिया जा चुका है, एग्जीक्यूट किया जा चुका है और अब पीछे नहीं मुड़ा जा सकता। यू कैनॉट टेक यू टर्न नाउ। सो दैट काइंड ऑफ सफरिंग, that kind of remorse, that kind of grudges is called blindness। यहाँ पर blindness का भी क्या हुआ? symbolic meaning हुआ। यहाँ पर blindness मतलब सिर्फ आंखों का अंधा नहीं, यहाँ पर blindness हमें ये भी बता रहा है कि हमें सच्चाई नहीं दिखाई दे रही और अब हम इस डिसीजन के बाद इतना दूर तक पहुंच चुके हैं कि यहाँ से वापस आना संभव नहीं है। Now you have to suffer for your deeds whichever you have committed in your previous time। तो ये जो डीड्स हैं, जो सफरिंग्स हैं, जो ग्रजेस हैं, जिससे अब बचा नहीं जा सकता, एंड इट इज कंप्लीटली इनएविटेबल, इसको टाला नहीं जा सकता, उसको हम कहेंगे सिंबॉलिक मीनिंग से ब्लाइंडनेस। अब इसकी देख लेते हैं हम कोटेशंस, that what are the important quotations that you have to remember for the drama that is King Lear। ठीक है, जैसे ये कोटेशन आपके पेपर में आएगी आपको याद आ जाना चाहिए कि कौन से ड्रामा से ली गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट, सर्पेंट्स यानी कि सांप,
हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड अवे अवे। यहाँ पर ये किंग लियर बोल रहा है किसके बारे में, अपनी पुत्रियों के बारे में, कि जैसे ही उसने अपनी बेटियों के बीच में जो प्रॉपर्टी का शेयर का जो डिवीजन है वो किया, और उसके बाद में ही उनकी जो डॉटर्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो राजा के प्रति, अपने पिता के प्रति बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल वाइस वर्सा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है कि अभी तो ये खीर खिला रहे थे मुझे और अभी ये पॉइजन देने पे उतारू हो गए, इतने बदतमीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन किंग लियर ने कही है कि यहाँ पर ये जो सांप का जो दांत होता है उससे भी ज्यादा खतरनाक कौन है, उससे भी ज्यादा शार्पर है टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। यहाँ पर मैंने इनको प्रॉपर्टी दी लेकिन ये इतनी थैंकलेस है कि प्रॉपर्टी देने के बाद मुझे पहचान ही नहीं रही है। तो ये कोटेशन आपको याद रखनी है, किंग लियर से ली गई है। नेक्स्ट कोटेशन, हैव मोर देन दाउ शोएस्ट, दाउ यानी कि यू, ये आर्केइक इंग्लिश है जिसका मैं पहले डिस्कशन कर चुकी हूँ, दैट आर्केइक इंग्लिश इज द इंग्लिश विच इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट और प्रिविलेंट इन द प्रेजेंट डेज। ये पुराने जमाने की इंग्लिश है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आर्केइक इंग्लिश। सो दाउ शोएस्ट, स्पीक लेस देन दाउ नोएस्ट, स्पीक लेस देन दाउ नोएस्ट, लैंड लेस देन दाउ ओएस्ट। ये लाइन किसके द्वारा की गई है, कोर्ट जेस्टर ने कही थी। और कोर्ट जेस्टर ने किसको कही थी, किंग लियर को कही थी, क्योंकि कोर्ट जेस्टर के पास ये विशेष अधिकार होता है कि वो दरबार में किसी भी तरह की टिप्पणी कर सकता है। तो यहाँ पर वो टिप्पणी कर रहा है, और यहाँ पर आप कुछ नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पर हम जितनी भी कोटेशंस कर रहे हैं ये सारी कोटेशंस HB पेंसिल के लिए समान रूप से उपयोगी है। This is absolutely the tragedies and the comedies, they do carry every time a specific meaning, and that specific meaning is related to complete human being, complete humanity. This is not the personal tragedies and comedies that we don't have any connection with these dramas. We do have the connection, the specific connection with these dramas, that is the question of being a human, right? Being a human rather than human being, जो कि सलमान खान के द्वारा जो संस्था चलाई जाती। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड ये थॉट कोई पर्सनल थॉट नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड थॉट है। हैव मोर देन दाउ शोएस्ट, जितना आप अपनी प्रॉपर्टी बताते हैं उससे ज्यादा प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा आप ज्ञान बताते हैं उससे ज्यादा ज्ञान आपके माइंड में होना चाहिए, कोर्ट जेस्टर बोल रहा है। स्पीक लेस देन दाउ नोएस्ट, जितनी जानकारी आपको है उससे कम बोलना चाहिए, सारे दिन अपने ज्ञान का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। नेक्स्ट, लैंड लेस देन दाउ ओएस्ट, ओएस्ट यानी कि ओन करना, पोजीशन। तो यहाँ पर जितनी प्रॉपर्टी आपके पास है उसमें से उससे कम आपको दान में देना चाहिए। लैंड लेस देन दाउ ओएस्ट, जितना आप ओन करते हैं उससे कम जो है वो आपको दान देना चाहिए, उधार देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजा हरिश्चंद्र जो थे वो हर 5 साल में क्या करते थे, अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो दान में दे देते थे, और दान में देने के बाद वो पूरी तरह से गरीब हो जाते थे, उनके खाने के लिए उनको भिक्षा मांगनी पड़ती थी। तो इस तरह के कुछ राजा जो हिस्ट्री में हुए हैं, वैसा काम नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें कुछ भी देते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर वो इसकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए इनफैक्ट। तो यहाँ पर जितना हम ओन करते हैं उससे कम हमें दान देना चाहिए। जितना ओन करते हैं यानी कि हमारे पास है तो स्कूटर लेकिन हम दान में दे रहे हैं कार, तो इस तरह से जो इक्वेशन है वो इम्बैलेंस हो जाती है। और ये किसके द्वारा कहा गया है, कोर्ट जेस्टर ने ये वाक्य कहे हैं किंग लियर को, in order to make him realize that you are making absolutely a wrong decision. Next देखें, power is the price but power shall be damned by lies, fate loves a fool। तो यहाँ पर जो किस्मत है, फेट लव्स अ फूल, ये जो फूल लोग होते हैं, जो बिल्कुल ही मूर्ख लोग होते हैं, उनका ही किस्मत ज्यादा साथ देती है। ये कोटेशन भी आपको किंग लियर से रिलेटेड याद रखनी है। आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट दैन सिनिंग, मेरे से ज्यादा अपराध, मेरे से ज्यादा गलत डिसीजन और किसी ने नहीं लिया होगा। ये कौन कह रहा है, किंग लियर खुद का वाक्य है ये किंग लियर का। जेस्टर्स डू ऑफ प्रूव प्रॉफिट्स। अब यहाँ पर देखिए बात आ गई है कि ये जो जेस्टर्स हैं ये क्या प्रूव कर रहे हैं, ऑफन प्रूव प्रोफेट्स, प्रोफेट्स यानी कि पैगंबर,
और पैगंबर का क्या काम होता है? ईश्वर और ह्यूमन बीइंग के बीच में मीडिएटर होते हैं। ये सारे के सारे ऐसे अलौकिक काम करते हैं, ऐसे मिरेकल्स करते हैं जो एक नॉर्मल यूजुअल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते। तो उसी प्रोफेट से इनकी तुलना की गई है, किसकी? दैट इज जेस्टर्स की। तो ये जेस्टर्स भी वही लोग होते हैं कि ये बनते बेवकूफ़ हैं, लोगों को हंसाते हैं, चीज़ों को कूल डाउन करते हैं, लेकिन इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है? ये जीवन की वास्तविकता, ये जीवन की रियलिटी से हमें परिचय देते हैं। तो दैट इज द रोल ऑफ द जेस्टर। नेक्स्ट देखें, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है कि किंग लियर के ड्रामा में से ली गई है। कब? जब वो अपने प्रॉपर्टी का डिवीजन कर रहा होता है, तब वो राजा कॉर्डिलिया से नाराज होकर कहता है कि अगर तुम मेरी तारीफ में कोई शब्द नहीं कहोगी तो ध्यान रख लेना, तुम्हें प्रॉपर्टी के हिस्से में से भी कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज नथिंग विल कम ऑफ नथिंग। ये लाइन आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा चांसेस है इस कोटेशन के एग्जाम में आने के। नेक्स्ट देखें, आई एम अ वेरी फुलिश फॉन्ड ओल्ड मैन, fourscore and upward, not an hour more nor less, and to deal plainly, I fear I am not in my perfect mind। ठीक है, ये कोटेशन भी किसकी है? किंग लियर की है। नेक्स्ट देखें, when we are born we cry that we are came to this great stage of fools। अब कुछ याद आ रहा है आपको स्टेज वाले वर्ड से? एज यू लाइक इट में भी हमने करा था दैट कंप्लीट वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर द role players and these players have their exits and entrances। उसी तरह से ये कोटेशन है, इसमें भी एक स्टेज की बात की गई है and this stage is what we mean to say। literal meaning of stage is stage but the figurative meaning is this world of fools। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वो एकदम रोना स्टार्ट कर देता है। क्यों रोना स्टार्ट कर देता है? क्योंकि उसको ये ऐसा महसूस होता है कि मैं इस दुनिया में आ चुका हूं जो पागलों की दुनिया है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कोटेशंस मैंने ली हैं और इसी कोटेशंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन जो आपको याद रखनी है वो है नथिंग विल कम ऑफ नथिंग। इस तरह से हम एक क्लास पूरे ऐसे सेशन की रख लेंगे जिसमें विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट कोटेशंस मैं आपके सामने लेके आऊंगी और ड्रामा के नाम लिखे हुए होंगे नीचे। तो यहाँ पर ये सारी कोटेशंस अलॉन्ग विद द नेम ऑफ ड्रामा आपको याद रखनी है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, बार बार इस क्लासेस को देखकर रिवाइज करें और अपने नोट्स बनाएं। हालांकि पीडीएफ नोट्स आपको बाद में दिए जाएंगे, लेकिन ये नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि पीडीएफ नोट्स में डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। और यहाँ पर क्या है, ये फिल्टर्ड पार्ट है और फिल्टर्ड पार्ट में से ही ज़्यादा चीज़ें आती हैं, बिकॉज क्वालिटी मैटर्स एंड नॉट द क्वांटिटी। क्वांटिटी से कोई ज़्यादा आपके लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जब क्वालिटी अच्छी होगी तभी आपको वही चीज़ें सिलेक्शन दिलाएगी। सो फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड फॉलो क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। तो इस तरह से हमने ये जो प्ले है इसको देखा, कोटेशंस देखी, इसकी स्टोरी से हमें कोई मतलब नहीं है, थीम्स का हमें फोकस रखना है। और नेक्स्ट क्लास में अब हम ये करने वाले हैं कि सारी विलियम शेक्सपियर की जितनी भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस है अलॉन्ग विद द नेम ऑफ ड्रामा वो आपको बता दिया जाए ताकि आप एग्जाम से पहले जल्दी से जल्दी इसको याद कर सकें। थैंक यू ऑल।